नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 4 फरवरी 2026 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। वीडियो डेली ही अपलोड होता है और वीडियो बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होता है। 72 बीपीएससी आपका 26 जुलाई को है। जितने दिन आप सोच रहे थे उससे 2 महीना कम अब मिल रहा है आपको, तो कृपया सही से पढ़िएगा। अब मुझे ये चीज़ बार बार बोलना भी ना पड़े, इतने अच्छे से पढ़िएगा कि आपको फिर से अफसोस ना करना पड़े कि ये पढ़ लिया होता तो अभी रिवीजन के समय दिक्कत नहीं आती, टेस्ट सीरीज में मार्क्स ज़्यादा आते थे। यही जो अभी का 2 महीना है, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये आपको पीटी पास करवाएगा। यही आपको पीटी पास करवाएगा, क्योंकि इस दौरान आपको अध्ययन करना है, लिखना भी है। एक एक आंसर भी डेली लिखिएगा और डेली कम से कम 30 मिनट 40 मिनट प्रैक्टिस के लिए ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी प्रीलिम के सवाल अब अच्छे लेवल के आते हैं जिसे केवल टेस्ट सीरीज़ के द्वारा कंप्लीट आप नहीं कर सकते हैं। तो उसी प्रैक्टिस के लिए मैंने अचीवर ग्रुप शुरू किया है। 13 फरवरी से शुरू होगा, जिसमें डेली 100 सवालों का प्रैक्टिस करेंगे। टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज, टारगेट वाइज करेंगे। ठीक है, जुड़िएगा, मैं आपको डिटेल बता दूंगा अभी। हेडलाइन देखिए क्या है कि फार्मर्स सिक्योर एग्रीकल्चर एंड डेयरी इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड। ये पीयूष गोयल जी हैं, यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री है इनके पास में। इन्होंने कहा है कि फार्मर्स सिक्योर हैं, एग्रीकल्चर एंड डेयरी इंटरेस्ट भी हमने सुरक्षित कर लिया है। लेकिन ट्रेड डील है क्या, इसके बारे में साइलेंस है। एक शब्द नहीं कहा गया है, ना तो यूएस के द्वारा तो थोड़ा बहुत चर्चा भी की गई है, भारत की सरकार के द्वारा अभी तक एक भी शब्द नहीं बताया गया है कि क्या है ये ट्रेड डील, किन चीज़ों का हम इंपोर्ट करेंगे, क्या एक्सपोर्ट करेंगे। बस डेटा तैर रहा है, $500 बिलियन, $100 बिलियन, 18%, 50%, बस यही 4 डेटा मिले हैं हमें। इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला है, नॉट अ सिंगल वर्ड। जरा आज हम लोग इस टॉपिक को डिटेल में देखेंगे, भारत और यूएस ट्रेड डील को। कल बिहार बजट भी जारी किया गया है, बिहार बजट, उसके बारे में भी शॉर्ट में हम लोग चर्चा करेंगे। और भारत पर्व 2026, इसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। तो 3 मुख्य रूप से टॉपिक होंगे आज, इन तीनों को ज़रा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यूएस और भारत ट्रेड डील को समझेंगे। भारत के अगर इकोनॉमी को देखें तो वाकई बहुत ही शानदार प्रदर्शन है अभी हमारा, और अभी चल भी रहा है। जिस फेज़ में अभी हमारी अर्थव्यवस्था है, अगर इसी तरीके से आगे बढ़ती रही तो वाकई हम 2047 तक कम से कम ग्रोथ की अगर बात करें तो हम बहुत बड़े स्तर का ग्रोथ प्राप्त कर सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट। विकास अलग होता है, ग्रोथ अलग होता है। ग्रोथ का मतलब होता है आर्थिक वृद्धि, विकास का मतलब होता है सामाजिक आर्थिक वृद्धि। सामाजिक वृद्धि में एजुकेशन, हेल्थ, गरीबी, ये सब भी आता है। जब ये सब भी शून्य हो जाएगा, लोगों का जीवन स्तर सही हो जाएगा, शहरों की कंडीशन अच्छी हो जाएगी, पॉल्यूशन कम हो जाएगी, गंदगी कम हो जाएगी शहरों से, लोग गरीब नहीं होंगे, कुपोषित बच्चे नहीं होंगे पूरे देश में, तब जाके हम क्या कह पाएंगे कि हमारा विकास हो पाया है, डेवलपमेंट हो पाया है। लेकिन फिलहाल में ग्रोथ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि जब हमारे पास ग्रोथ नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। विदाउट ग्रोथ डेवलपमेंट संभव ही नहीं है। ये दोनों टर्मिनोलॉजी को पढ़ा जाता है इकोनॉमिक्स में बंधुओं। तो ग्रोथ हमारी जिस हिसाब से है, उसके कारण से दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हमसे सहयोग करके आगे बढ़ना चाहती हैं। जैसे जर्मनी के जो चांसलर हैं, उनकी भारत यात्रा हुई थी। यूके के साथ हमने एफटीए साइन किया है, यूनाइटेड किंगडम के साथ में हमने यूएई के साथ में किया है, हमने ओमान के साथ में किया है, हमने न्यूजीलैंड के साथ में किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में किया है, इसके साथ में यूरोपियन यूनियन के साथ में किया है, और यूएसए के साथ ट्रेड डील नामक चिड़िया की घोषणा हुई है। लेकिन इसमें कुछ भी ट्रेड डील जैसा अभी तक तो स्पष्ट नहीं हो पाया है। ठीक है, तो यही कारण है कि हमारी अर्थव्यवस्था के ग्रोथ के कारण से, अपॉर्चुनिटीज़ के कारण से पूरी दुनिया भर से एफटीए और सीईपीए जैसी चीज़ों को हम लोग साइन कर रहे हैं। इन दोनों में आपको अंतर भी पता होना चाहिए। जैसे हमने ओमान के साथ और यूएई के साथ में सीईपीए साइन किया है, और हमने ईयू के साथ में एफटीए साइन किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया है।
तो कारण भी आपको स्पष्ट हो गया कि किन कारणों से हम पूरी दुनिया से भी साइन हो रहे, पूरी दुनिया हमारी तरफ आकर्षित हो रही है, क्योंकि हमारा ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही बड़ा मार्केट एरिया है, और इस मार्केट एरिया के कारण से पूरे दुनिया भर से हम लोग आकर्षित कर पा रहे हैं इस प्रकार के ट्रेड डील को। पृष्ठभूमि पता चल गई। अब जरा यूएस और भारत के ट्रेड डील को समझने का प्रयास करते हैं कि देखते हैं क्या क्या उसमें कहा गया। देखिए यही है अचीवर ग्रुप, बाइलिंगुअल होगा ये। डेली 100 MCQ प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिलेगा, क्विज़ मिलेगा जिस पर आप क्लिक करके आंसर निकालेंगे, फिर आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, और सभी प्रकार के होते हैं। डेली शाम को 5 से 6 बजे के बीच में क्विज पोस्ट होंगे। जुड़िएगा जिन्हें भी जुड़ना हो। 6 मंथ का प्राइस 600 ही रखा गया है, पर मंथ 100 ही पड़ेगा आपको, लेकिन 6 मंथ में अप्रॉक्स 11 से 12 हज़ार सवाल मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा। ठीक है, तो जिन्हें जुड़ना हो मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर, मैं आपको ऐड कर दूंगा। देखिए पहला न्यूज़ आज का क्या। इंडियन एक्सप्रेस में डिटेल में आर्टिकल आया हुआ था भारत और यूएस के ट्रेड डील के बारे में, जिसमें ट्रेड डील के बारे में तो कम है, लेकिन फिलहाल में हम दोनों की वर्तमान में व्यापार की स्थिति क्या है, क्या लाभ हो सकते हैं, क्या चुनौतियां हमारे बीच में आ सकती है, उसे ज़रा हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रभावी शुल्क को 50% की उच्चतम सीमा, जिसमें दंडात्मक शुल्क भी शामिल थे, से घटा करके 18% कर दिया है। 50% को घटा करके 18% किया गया है, लेकिन किसी भी प्रकार के ट्रेड डील में 18% टैरिफ नहीं लगाया जाता है, हमेशा ही 0% टैरिफ की बात की जाती है। शुल्क मुक्त पहुंच, बाजार पहुंच की बात की जाती है। किसी भी शुल्क से रहित, बिना शुल्क के बाजार तक पहुंचने की बात की जाती है, तब हम उसे FTA कहते हैं या फिर ट्रेड डील कहते हैं वास्तविक तौर पर। इसीलिए मैंने कल से कितनी ही बार बोला है कि इसमें ट्रेड डील जैसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा है अभी। हाँ, ये ज़रूर है कि जो भारत के ऊपर में पिछले साल अगस्त के महीने में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत को परेशान करने के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ जैसे चीज़ों को लाया गया और हम पर टैरिफ लगा दिया गया, फिर रूस के तेल के खरीदने के कारण से टैरिफ लगा दिया गया, तो वो चीज़ें ज़रूर कम हुई हैं। ठीक है, लेकिन इसे ट्रेड डील कहना सही नहीं महसूस हो रहा है मुझे कि इसे ट्रेड डील कहा जाए। यह समझौता व्यापार तनाव में रणनीतिक कमी को दर्शाता है। भारत के मुख्य अमेरिकी सहयोगी के रूप में भूमिका, हिंद प्रशांत में चीन के विरुद्ध महत्वपूर्ण संतुलन बनाने वाली भूमिका को पुनः पुष्टि करता है। संस्थागत रिलेशन भारत और यूएस के बीच में बहुत शानदार हैं, जैसे हमारे रक्षा के क्षेत्र में बहुत शानदार रिलेशन है, इकोनॉमिक क्षेत्र में है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में है, ये सब क्षेत्रों में हमारे संबंध बहुत ही अच्छे हैं। पॉलिटिकल हैं, जैसे क्वाड, G20, I2U2 इत्यादि। अभी इस पैक्स सिलिका हो रहा है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए समिट हो रहा है, तो इन सब के क्षेत्र में हमारे संबंध बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन पिछले 1 साल के दौरान जिस प्रकार से अमेरिका के संरक्षणवादी नीति के कारण से हमारे संबंधों में चुनौतियां देखी गई, तो उन संबंधों के कारण से ही आप मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका को भी महसूस हुआ है कि हो गया, बहुत दिन हो गए, अब टैरिफ को ज़रा कम करते हैं। इसके अलावा इसमें कोई बड़ी उपलब्धि अभी तक नहीं दिख रही है। जब तक भारत सरकार ने बताया नहीं है तब तक तो नहीं दिख रही है। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप भी कृपया यही बताएं जो यहाँ पर दिया गया है। इसके आगे की चीज़ें अभी नहीं स्पष्ट हुई हैं। शुल्क में कमी की बात की गई है। महत्वपूर्ण रूप से अतिरिक्त 25% दंडात्मक शुल्क जो अगस्त 2025 से भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने के कारण लगाया गया था, उसको प्रभावी रूप से हटा दिया गया है, जिससे कुल प्रभावी शुल्क दर 50% से घट करके 18% पर में आ गया है। यानी कि पहले 100 रुपये के सामान पर 150 रुपये की ड्यूटी लगती थी और वो 150 का बिकता था, अब वो 118 का बिकेगा। और एशिया पैसिफिक एरिया में जो सबसे कम टैरिफ है अभी फ़िलहाल में भारत पर ही है। सही शब्दों को सुनिएगा, टैरिफ है जो वो भारत पर ही सबसे कम है, लेकिन टैरिफ शून्य नहीं हुआ है। ठीक है, भारत की प्रतिबद्धताएं क्या क्या हैं? तो ऊर्जा में परिवर्तन, रूसी कच्चे तेल को खरीदने से रोकने पर सहमति जताई गई है, ऐसा अमेरिका के स्रोतों ने बताया है। भारत सरकार ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि हम रूस से तेल खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, वेनेजुएला से खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। हमारी रिफाइनरी वेनेजुएला के भारी तेल को रिफाइन करने के लिए तैयार है भी या नहीं भी है, इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है। इसको कहा जाता है स्ट्रैटेजिक साइलेंस। क्या कहा जाता है? स्ट्रैटेजिक साइलेंस की जो हमारे सामने का पक्ष है, यूएस है,
वो सेलिब्रेट कर लें अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कि हमने भारत को झुका दिया है, लेकिन टर्म और जो इसके डील के प्रावधान है वो बाद में पब्लिश किए जाएं। इसको स्ट्रैटेजिक साइलेंस कहा जाता है, जिसको कई बार विदेश नीति में व्यापार संबंधों में उपयोग किया जाता है। जो कुछ भी बताना नहीं, ये भी एक टैक्टिक होता है। बाजार तक पहुंच, अमेरिकी वस्तुओं पर अपने शुल्क और गैर शुल्क अवरोधों को शून्य करने की उम्मीद कर रहा है अमेरिका को उम्मीद है कि ऐसा होगा, जैसे टी नट्स, कपास, सोयाबीन तेल भारत के बड़े उपभोक्ता बाजार में तेजी से बढ़ सकते हैं। बाय अमेरिकन पॉलिसी, भारत ने सरकारी तथा बड़े पैमाने की औद्योगिक खरीदारी में बाय अमेरिकन दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने का आश्वासन दिया है कि हम जो भी चीज़ खरीदारी करेंगे उसमें अमेरिका को हम लोग प्राथमिकताएं देंगे, लेकिन ये भी स्पष्ट नहीं किया गया कि किन किन क्षेत्रों में प्राथमिकताएं दी जाएंगी। भारत अमेरिका से ऊर्जा, कोयला, प्रौद्योगिकी, कृषि, इसको लेकर के सबसे ज़्यादा विवाद हो रहा है, क्योंकि अमेरिका के जो किसान होते हैं उनको दुनिया में सबसे अधिक सब्सिडी प्राप्त होती है और वो बहुत समृद्ध किसान होते हैं। अगर उनके प्रोडक्ट भारत में बिकने लग जाएंगे तो हमारे जो भारत के छोटे किसान हैं, जो उनसे आकार के तुलना में 10 गुना छोटे होते हैं, अपने यहाँ के समृद्ध से समृद्ध किसान, सब्सिडी भी उन्हें नहीं मिलती है इतनी अधिक, तो वो तो टिक ही नहीं पाएंगे उनके सामान के दाम के सामने में। अगर वाकई भारत ने वहाँ के एग्री प्रोडक्ट को, डेयरी प्रोडक्ट को शुल्क मुक्त पहुँच दे दी भारत में, तो भारत के बाज़ारों में से भारत के सामान आपको गायब दिखेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आपको गायब दिखेंगे। इस कारण से इस क्लॉज को लेकर के भी सरकार ने स्पष्ट अभी तक नहीं किया है कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में हमने क्या डील की है। इसको लेकर के बहुत बड़ी चुनौती भी देखी जा सकती है भारत में। बहुत ही पॉलिटिकल सेंसिटिव इशू है ये। किसान प्रदर्शन कर सकते हैं अगर सरकार ने अमेरिका को इसी में छूट दी होगी, तो निश्चित तौर पर किसान प्रदर्शन करने सड़क पर आएंगे। अन्य उत्पादों को 500 अरब अमेरिकी डॉलर तक की खरीद कर सकता है। 500 अरब अमेरिकी डॉलर, सीरियसली? भारत का टोटल व्यापार जो है वो 700 अरब डॉलर के आसपास में है, इसमें से 500 अरब डॉलर, ये तो मतलब जैसे लग रहा है कि किसी ने नशे में ये चीज़ टाइप की है क्या, कि कहाँ से ये सब चीज़ें आ गई हैं। आप लिख देते कि अगले 10 वर्षों में हम 500 डॉलर को प्राप्त करेंगे, तो भी एक बार को मान लेता कोई आदमी, लेकिन 700-800 करोड़ का इस तरह का तो व्यापार ही हमारा अरब का, लेकिन उसमें 500 अरब डॉलर, जबकि अभी भारत और अमेरिका का व्यापार जो है उसका ज़रा स्थिति देखिए तो 132 अरब डॉलर है। कितना है? 132 अरब डॉलर और 500 अरब डॉलर, ये तो मतलब ऐसा हो गया कि 5 साल का व्यापार 1 साल में करेंगे क्या हम। इसलिए ये चीज़ समझ के थोड़ा सा परे है कि ये किस प्रकार से कहा गया है। देखिए स्पष्ट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग एक बार और डिटेल में देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो उसे ज़रा समझते हैं कि भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंध हैं क्या। तो वित्त वर्ष 24-25 में हमने 132 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। फाइनेंशियल 24 में 119.71 अरब अमेरिकी डॉलर था। 2025 में भारत को अमेरिका के साथ व्यापार में 40.82 अमेरिकी डॉलर का अधिशेष प्राप्त हुआ है। तो ट्रेड डील से पहले हम लोगों को बंधुओं सरप्लस प्राप्त होता था। सरप्लस का क्या तात्पर्य होता है? सरप्लस का तात्पर्य होता है कि हम लोग बेचते ज़्यादा थे अमेरिका को और ख़रीदते कम थे। इसके कारण से क्या था, हमारा सरप्लस चल रहा था। लेकिन वो सरप्लस यहाँ पर ट्रेड डील के बाद से उम्मीद जताई जा रही है कि सरप्लस जो है वो कम हो सकता है। अब सरप्लस कम होने से क्या होगा, हमारा व्यापार घाटा हो सकता है। किसके साथ में? तो अमेरिका के साथ में। वित्त वर्ष 24-25 में अमेरिका से भारत का आयात मुख्य रूप से खनिज ईंधन, तेल, कीमती अर्धकीमती पत्थर, धातुएं, परमाणु रिएक्टर व मशीनरी व विद्युत उपकरण शामिल है। अमेरिका से आयात में हमने इन चीज़ों को आयात किया है। भारत सरकार ने बजट में और मानसून सेशन के बजट में ही एक बहुत ही शानदार सी घोषणा कर दी थी अमेरिकी कंपनियों को लिए ही। वो था SMR, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन की भी हमने घोषणा अमेरिकी दबाव में ही कहीं न कहीं की है। परमाणु रिएक्टरों, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में पहले भारत में सरकारी कंपनियों के अलावा कोई भी कंपनी काम नहीं करती थी, लेकिन प्राइवेट कंपनियों को भी अनुमति दे दी गई है। सख्ती बिल लाया गया था इसके लिए। अमेरिका को भारत के निर्यात मुख्य रूप से विद्युत मशीनरी, कीमती पत्थर, अर्धकीमती पत्थर, धातुएं भारत जो निर्यात करता है, औषधि उत्पाद, मशीनरी, यांत्रिक उपकरण, खनिज ईंधन, लौह और इस्पात से बने सामान शामिल हैं। ये सब हम वहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं, अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें टेक्सटाइल भी शामिल है। टेक्सटाइल भी है। अमेरिका भारत में
तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है और बड़ी मात्रा में उसने निवेश किया है। 2025 वर्षों में 70.65 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश जो है वो भारत में आया है, अमेरिका के देश बनी कंपनियों, वहाँ के सरकार इत्यादि चीज़ों के द्वारा। भारत अमेरिका कॉम्पैक्ट 2025 में लॉन्च किया गया। इस तहत मिशन 500 पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। यही तो मैंने आपको बताया अभी कि 500 अरब डॉलर इस वर्ष से कैसे संभव है। 2030 तक का हमने 2025 में लक्ष्य रखा था कि 2030 तक हम लोग 500 अरब डॉलर के करीब में व्यापार को पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें रखी गई थी बायलैटरल ट्रेड के लिए, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा कुछ नाम भी अभी तक नहीं दिया गया है। भारत अमेरिका टैरिफ सुधार का महत्व क्या है? अब जरा इस ट्रेड डील के महत्व के बारे में पढ़ते हैं कि महत्व क्या है इस ट्रेड डील का और क्या क्या इससे हमें बेनिफिट पहुंच सकता है। तो भारतीय निर्यात को बढ़ावा, 18% तक अगर हमारे वस्त्र और हमारे चीज़ों पर टैरिफ लगता है तो हमारे उत्पाद हमारे पड़ोसियों के उत्पाद से सस्ते वहाँ पर बिकेंगे। लेकिन एक चुनौती है यहाँ पर बंधुओं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन दोनों को वियतनाम नहीं, बांग्लादेश और पाकिस्तान मुख्य रूप से इन्हें जीएसपी भी प्राप्त है। जीएसपी प्राप्त होने से इनके सामानों पर थोड़े से कम टैरिफ लगते हैं। वर्तमान टैरिफ के अलावा इन पर वहाँ पर वास्तविक टैरिफ जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है जीएसपी के कारण से। तो ये एक चुनौती हमारे लिए बन रही थी। लेकिन 18% के टैरिफ में भारतीय सामानों की क्वालिटी चूँकि अच्छी होती है हमारे पड़ोसियों की तुलना में, तो इसलिए बेहतर हो सकता है ये हमारे लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किन किन क्षेत्रों को हमें लाभ पहुँचेगा मुख्य रूप से। तो श्रम वाले क्षेत्र, जैसे ईयू के साथ हमने जब पढ़ा था तो भी मैंने आपको बताया था कि लेबर वाले जो क्षेत्र हैं जिसमें रोजगार अधिक है, अनस्किल्ड और लो स्किल्ड या विदाउट स्किल्ड वाले भी जॉब हैं बहुत सारे, जैसे कि वस्त्र का, टेक्सटाइल का हो गया, जैसे कि फार्मास्यूटिकल हो गया, जैसे कि लौह इस्पात का क्षेत्र हो गया। तो ऐसे क्षेत्रों को काफ़ी बड़े स्तर पर बेनिफिट पहुंच सकता है। इसके साथ ही प्रतिस्पर्धात्मकता में बढ़त होगी, कॉम्पिटिटिव जो हमारे मार्केट में है उसमें भी थोड़ा सा हमें बेनिफिट मिलेगा। 18% दर पर भारत अब क्षेत्रीय प्रतिबद्धताएं जैसे वियतनाम 20%, बांग्लादेश 20%, चीन 3 से 35% की तुलना में हमारे सामान 18% पर बिकेंगे। आर्थिक स्थिरता होगी इससे, जो भारत में कई सारे उद्योग धंधों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था अमेरिका के टैरिफ के कारण से, उससे हमें थोड़ी सी राहत मिल सकती है। नाभिकीय और प्रौद्योगिकी निर्यात, ये एक बहुत ही बड़ा रहेगा हमारे लिए। हमारे देश में परमाणु ऊर्जा को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी और कई सारी चीज़ें वहाँ से प्राप्त हो सकती हैं। क्रिटिकल और उभरती प्रौद्योगिकी पर भारत अमेरिका पर और भी ज़्यादा सुदृढ़ होगा ये। डेटा सेंटर का प्रभुत्व, केंद्रीय बजट में डेटा सेंटर के लिए टैक्स से छूट दी गई है 2029 तक के लिए। अब इससे क्या होगा, भारत में बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनियां डेटा सेंटर बनाएंगी। डेटा सेंटर बनने से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा और एआई के मामले में कहीं ना कहीं हम सॉवरेन होंगे। ठीक है, तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी कंपनियां जो है वो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगी। ऊर्जा निर्यात, 2025 से भारत के कच्चे तेल की आयात निर्भरता बढ़कर 88.2% हो गई है। 24 और 23 में यह क्रमशः 87 और 85% थी। भारत की रूस से दूरी बनाने के साथ अमेरिकी ऊर्जा क्षेत्र जैसे तेल, एलएनजी को एक विशाल दीर्घकालिक उपभोक्ता प्राप्त होता है। इससे अमेरिकी सेल उत्पादक कंपनियां, एलएनजी निर्यातक लाभान्वित होते हैं और इससे हमें एनर्जी सेक्टर को भी डाइवर्सिफाई करने का एक मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, कुछ हमें बेनिफिट जो मिलने वाले हैं उसकी चर्चा हमने की है। कुछ चुनौतियां भी हैं, रणनीतिक स्वायत्तता की दुविधा बनी हुई है, क्योंकि अमेरिका का जिस प्रकार से विदेश नीति और जिस प्रकार से वहाँ पर आर्थिक नीति को विदेश नीति के टूल के तौर पर उपयोग किया जा रहा है, इससे रणनीतिक स्वायत्तता कहीं न कहीं प्रभावित होती है। लेन देन संबंधी कूटनीति, पारस्परिक यानी कि टैरिफ को 18% तक बरकरार रखने से स्पष्ट होता है कि अमेरिका भारत को विशुद्ध रूप से लेन देन की दृष्टि से देखता है, वो हमें सामरिक दृष्टिकोण से अब नहीं देखता है, बल्कि हमें केवल एक ट्रांजैक्शनल रिलेशन रखने के लिए देखता है कि आप हमसे खरीदो, हम आपसे खरीदेंगे, बात खत्म। ठीक है, रूस से तेल नहीं खरीदने पर एक हमारे लिए जो हमारा लॉन्ग टर्म का बहुत ही पौराणिक संबंध हमारे और बहुत ही बेहतर हैं, हमेशा से ट्रस्टेड रहे हैं, उस संबंध पर प्रभाव पड़ सकता है। चीन की जवाबी कार्रवाई,
भारत का चीन के प्रतिस्पर्धी के रूप में अपनी भूमिका को सुदृढ़ करने के साथ ही बीजिंग ने पहले से इसके परिणामों की चेतावनी दी है। भारत का आयात के मामले में चीन पर निर्भरता को देखते हुए विशेष रूप से दुर्लभ मृदा तत्व और एपीआई फार्मास्यूटिकल चीन की ओर से किसी प्रकार की जवाबी व्यापार बाधा भारतीय विनिर्माण को प्रभावित कर सकती है। चीन हमें एपीआई, जिसका उपयोग दवाई बनाने में किया जाता है, रॉ मटेरियल होता है ये फार्मास्यूटिकल उद्योग का, और दुर्लभ मृदा तत्व जैसे चीज़ों को एक्सपोर्ट जो हमें करता है उस पर वो रोक लगा सकता है, क्योंकि हमें ट्रेड बेनिफिट मिल रहा है। क्षेत्रीय असमानताएं, क्योंकि बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धी देशों को लगभग 5% की विशेष जीएसपी रियायत प्राप्त होती है, इसके कारण से भी एक असमानता व्यापार में उत्पन्न हो रहा है। आर्थिक जोखिम भी है। टैरिफ शून्य करने से हमारे व्यापार घाटा में बढ़ोतरी हो सकती है, हमारे बाजार में को नुकसान पहुंच सकता है, घरेलू जो हमारा बाजार है उसे नुकसान पहुंच सकता है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये कई सारे यहाँ पर आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है, जोखिमों को, चैलेंजेस को। नियामक और तकनीकी बाधा भी है। अमेरिकी सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मानक प्रायः भारतीय खाद्य और फार्मा निर्यात के लिए अदृश्य दीवार की तरह में काम करते हैं, जिसके कारण से हम तो उन्हें खाद्य प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे, कृषि प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट यहाँ पर आसानी से बेच ले जाएंगे। तो ये कुछ चैलेंजेज हैं जिसे आपको याद रखने की आवश्यकता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है बिहार बजट 2026-27। देखिए 26-27 का जो बजट जारी किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, वो 3,47,590 करोड़ रुपए का बजट है। बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी के द्वारा इसको जारी किया गया है। कुल बजट 3.47 लाख करोड़ रुपए का है, जो पिछले वर्ष के 3,16,895 करोड़ रुपए से 9.66% 30,695 करोड़ अधिक है। ये दोनों याद रखें, आंकड़ा भी याद रखें और परसेंटेज भी याद रखें, क्योंकि प्रीलिम एग्जाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट बना करके आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस बार का बजट 3,47,000 करोड़ है। और दूसरा चीज़ आपसे पूछा जाएगा, पिछले साल का बजट 3,16,895 करोड़ था और पिछले साल की तुलना में इस साल में 20% की बढ़ोतरी हुई है। तो इस प्रकार के सवाल वहाँ पर पूछ सकता है। वहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट कर लें आप। पहला चीज़ तो ये हो सकता है, या तो आप इसको याद करके रखें और आसानी से कर लें कि 9.5% के आसपास में बढ़ोतरी हुई है। 30,695 करोड़ के आसपास में बढ़ोतरी हुई है। फोकस का जो एरिया है इस बार का बंधु वही है, एजुकेशन है। हालांकि एजुकेशन का एलोकेशन कम किया गया, बजट उसमें कम डाला गया पिछले साल की तुलना में, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा सेक्टर यही बना हुआ है। रूरल डेवलपमेंट, ऊर्जा क्षेत्र, समावेशी विकास, महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन, औद्योगिकरण प्रमुख योजनाओं की प्राथमिकताओं में रखा गया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये सब रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, एनर्जी सेक्टर, ये सब इस बार के मुख्य फोकस क्षेत्र रखे गए हैं बिहार सरकार के बजट में। नया क्या है बजट में? तो नया बस नए वित्त मंत्री हैं और नया बस डॉक्यूमेंट है, बाकी तो सारा कुछ वैसा ही है, कुछ भी खास अलग नहीं है। सबसे पहला देखिए क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना महिलाओं को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए प्रदान करती है, जिसमें से 2 लाख रुपए जो प्रदान, उसमें से 10,000 रुपये दे दिए गए, बाकी का पैसा भी दिया जाएगा, ऐसा बिहार की सरकार ने प्रॉमिस किया है। सभी घरों के लिए 125 यूनिट मुफ्त बिजली, रोजगार सृजन के लिए पहल। यह महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ाने, घरेलू खर्च कम करने का उद्देश्य रखता है, जो लिंग समानता और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देता है। तो इसको लेकर के भी यहाँ पर कहा गया है कि ये बिल्कुल सही किया है हमने, और यह वुमेन एम्पावरमेंट हम कर रहे हैं। जेंडर जो 22 था एक सोसाइटी में, जेंडर एम्पावरमेंट करके हम उसे कम करने का प्रयास कर रहे हैं। लार्जेस्ट शेयर जो है, बजट का सबसे बड़ा हिस्सा 17.32% 47,590 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। किसके लिए भाई? पिछले साल 60,965 करोड़ रुपए से कम, लेकिन अभी भी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें उच्च शिक्षा को 8,019 करोड़, एजुकेशन को दिया गया है। एजुकेशन 802 करोड़ से काफ़ी ज़्यादा अब हायर एजुकेशन पर खर्चा किया जाएगा। इसके बाद से यह भी दिखाता है ये कि भाई बिहार सरकार अभी भी एजुकेशन को लेकर के काफ़ी शानदार काम करना चाहती है। कमी के बावजूद शिक्षा, साक्षरता, कौशल सुधारने के लिए शीर्ष फोकस बना हुआ है। आवंटन के कारण हो सकती है, लेकिन यह प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक समावेशी शिक्षा का समर्थन करता है। पिछले वर्ष 7,210 करोड़ रुपये से निरंतर निवेश को दिखा रहा है। 60,000 करोड़ से
47,000 करोड़ जरूर आया है, लेकिन हायर एजुकेशन में इस बार ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है। प्राइमरी और सेकेंडरी को तो बिहार सरकार ने थोड़ा बहुत सही भी किया है। हायर एजुकेशन की स्थिति अभी बिहार में अच्छी नहीं है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ इत्यादि जो हैं उनकी कंडीशन सही नहीं है, तो उन पर अब खर्चे किए जाएंगे, ऐसा सरकार ने कहा है। सेकंड जो है वो ग्रामीण विकास, ये दूसरा है। 8,012 करोड़ रुपए करीब इसमें खर्च किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजनाओं में वृद्धि की गई। ग्रामीण बुनियादी ढांचा, सड़क, आवास, आजीविका इत्यादि चीज़ों पर यह खर्चा किया जाएगा। तीसरा है एनर्जी सेक्टर, 5,253 करोड़ रुपए बढ़ करके 18,737 करोड़ रुपए के करीब में पहुंचा है बिहार सरकार का ऊर्जा सेक्टर का बजट। मुफ्त बिजली योजना क्षेत्र की प्रगति का समर्थन करता है। यह वृद्धि नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड में सुधार, 125 यूनिट मुफ्त बिजली इत्यादि चीज़ों को लेकर के ये सारे पैसे खर्च किए जाएंगे। पिछले साल की तुलना में 5,253 करोड़ रुपए बढ़ करके 18,737 करोड़ रुपए के करीब में पहुंच गया है। हेल्थ सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो 1,235 करोड़ रुपए बढ़ करके 21,270 करोड़ पर पहुंच गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य पहुंच को बढ़ाना, महामारी के बाद के जो ज़रूरतें हैं जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो हैं ग्रामीण सेक्टर में, उनको मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है कि बिहार के बजट में क्या क्या चीज़ें चर्चा की गई है। बाकी बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो हम लोग डिटेल में अलग से पढ़ेंगे ही। मुख्य रूप से जो याद रखिएगा कि बजट एलोकेशन में कितनी वृद्धि की गई है, बाकी इसका डिटेल नोट्स तैयार हो रहा है और उसे शेयर भी कर दूंगा मैं, और उसी अनुसार आपको पढ़ा भी दूंगा। नेक्स्ट आज का टॉपिक है भारत पर्व 2026, सांस्कृतिक और पर्यटन उत्सव है। ये 6 दिवसीय उत्सव होता है। 26 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के दौरान दिल्ली के लाल किले में गणतंत्र दिवस समारोह के अंतर्गत इसे आयोजित किया गया। भारत पर्व 2026 इसे नाम दिया गया है। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। संस्कृति एवं पर्यटन उत्सव था ये, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसे आयोजित किया गया। भारत पर्व 2026, इंग्लिश में भी नाम इसका यही है। वर्ष 2026 से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला यह उत्सव वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला उत्सव सांस्कृतिक, कलात्मक, पाक कला यानी कि फूड इत्यादि आध्यात्मिक विरासत को प्रदर्शित करने का प्रमुख मंच होता है, जो देश की विविधता में एकता को प्रदर्शित किया जाता है। और यही इस बार प्रदर्शित किया गया। लाल किला के आसपास यह पूरा मेला जैसा लगता है। भारत पर्व 2026 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के स्मरण में किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत, देखो अपना देश जैसी राष्ट्रीय पहलों को सक्रिय रूप से इसमें प्रोत्साहित किया गया है। प्रमुख आकर्षक राज्य केंद्र शासित प्रदेश केंद्रीय मंत्रालयों के 41 गणतंत्र दिवस झांकियों का प्रदर्शन रहा, जिसमें आगंतुक और इत्यादि लोग भी शामिल थे। 48 लोक शास्त्रीय प्रस्तुतियाँ यहाँ पर हुई। सशस्त्र बल और अर्धसैनिक बैंडों की 22 से ज़्यादा यहाँ पर प्रस्तुति हुई। उसके अलावा पैन इंडिया फूड कोर्ट था, जहाँ पर देश के हर राज्य के कुजीन आप टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर की गई। कहाँ पर हुआ है? लाल किला। 6 दिन किसके द्वारा? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। क्या था भाई? 150 वर्ष हो गए वंदे मातरम गीत के, तो उसके उपलक्ष्य में इस बार आयोजित था। इस बार का थीम वही था। बाकी आयोजित तो 2016 से किया जा रहा है। भारत पर्व 2026। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का।